हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल, जिसमें हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। और आज हम लोग बात करेंगे एंट्रोपी इन डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एंट्रोपी के फॉर्मूले के बारे में बताया था, लेकिन एंट्रोपी का जो फॉर्मूला है वो कौन सा फॉर्मूला कहाँ पर अप्लाई होगा। कहने का मतलब है कि थर्मोडायनेमिक के जो डिफरेंट प्रोसेस है उसमें एंट्रोपी की कौन कौन सी वैल्यू आएगी, आज हम उसके बारे में जानेंगे। क्लियर है? तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जो एंट्रोपी चेंज होता है उसकी वैल्यू क्या होती है? 0। ये चीज़ मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो अगर मैं बात कर रही हूँ रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस की, तो आइसोथर्मल प्रोसेस का क्या मतलब होता है? टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट, मतलब टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा। मान लो हमारे पास ये सिस्टम है और इसके अगल बगल जितनी भी चीज़ें हैं वो क्या है? सराउंडिंग्स है। क्लियर है? बेसिकली हुआ क्या कि सिस्टम ने एक छोटी सी हीट सराउंडिंग को दे दी एंड दैट इज dq। तो सिस्टम ने इतनी छोटी हीट सराउंडिंग को दी जिससे सिस्टम के टेम्परेचर में भी कोई चेंज नहीं आया और सराउंडिंग के टेम्परेचर में भी कोई चेंज नहीं आया। कहने का मतलब है कि जो आपका सिस्टम है और जो आपका सराउंडिंग है वो स्टार्टिंग में भी इक्विलिब्रियम पे है और बाद में भी इक्विलिब्रियम पर है। जो सिस्टम और सराउंडिंग है वो स्टार्टिंग में भी इक्विलिब्रियम पर है और बाद में भी इक्विलिब्रियम पर है। तो ऐसा क्यों? ऐसा इस वजह से क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर बराबर है, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा है। क्लियर है? तो अब क्वेश्चन पुट अप होता है ये प्रोसेस कैसा है? रिवर्सिबल है। अगर प्रोसेस रिवर्सिबल है तो सिस्टम सराउंडिंग को कितनी हीट देगा? dq। और सराउंडिंग भी सिस्टम को कितनी हीट देगा? dq। रीजन टेम्परेचर क्या है? सेम है। क्लियर है? तो जब सिस्टम सराउंडिंग को हीट देगा तो उस समय चेंज इन एंट्रोपी फॉर सिस्टम क्या होगा? डेल्टा एस फॉर सिस्टम क्या हो जाएगा? ऑल्दो जब सिस्टम ने सराउंडिंग को हीट दी तो हीट लूज करी तो क्या हो जाएगा? माइनस dq/t। ये तो होगा। और सिस्टम ने सराउंडिंग को जितनी हीट दी, मतलब जो हीट लूज की है वही सराउंडिंग ने उस हीट को क्या कर लिया? गेन कर लिया। सो डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग क्या हो जाएगा? प्लस dq/t। तो अगर मैं आपसे पूछूं टोटल चेंज इन एंट्रोपी कितना आ जाएगा? 0। या मैं इसको ये भी कह सकती हूँ टोटल चेंज इन एंट्रोपी फॉर यूनिवर्स, वो भी क्या हो जाएगा? 0। यस और नो? क्लियर हुआ? इसमें तो कोई डाउट नहीं। ठीक है। वहीं पर अगर मैं बात कर रही हूँ एडियाबैटिक प्रोसेस की, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस की, तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के केस में क्या होगा? एडियाबैटिक प्रोसेस है तो हीट एक्सचेंज क्या होगा? 0, विच मीन्स Q इक्वल्स टू 0। अगर Q इक्वल्स टू 0 है तो मैं कह सकती हूँ डेल्टा एस फॉर सिस्टम, मतलब जो एंट्रोपी चेंज है सिस्टम में वो किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के। और वही किसके इक्वल हो जाएगा? एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग के। तो इसके केस में भी जो आपका डेल्टा एस टोटल है वो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यस और नो? तो फिर आप मुझसे ये पूछोगे कि मैम दोनों प्रोसेस में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है। अगर आप लोग ध्यान से देखो तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में जो एंट्रोपी चेंज है सिस्टम के लिए दैट इज नॉट इक्वल टू 0, और रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो एंट्रोपी चेंज है फॉर सराउंडिंग दैट इज नॉट इक्वल टू 0। बट एडियाबैटिक प्रोसेस के केस में जो एंट्रोपी चेंज है सिस्टम के लिए वो भी 0 है और जो एंट्रोपी चेंज है सराउंडिंग के लिए वो भी 0 है। दोनों में कॉमन ये है कि जो टोटल चेंज आ रहा है एंट्रोपी का दोनों में 0 है। क्लियर है? बस इतनी चीज़ कॉमन है। आप समझ में आया कि रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस और रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में हम लोग एंट्रोपी चेंज कैसे फाइंड आउट करेंगे फॉर सिस्टम एंड सराउंडिंग और फॉर टोटल। क्लियर हुआ? ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नीट में इस पे क्वेश्चंस कई बार आए हुए हैं। क्लियर है? वहीं पर अगर मैं बात करती हूँ नेक्स्ट इरिवर्सिबल प्रोसेस की। इरिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब होता है ऐसा प्रोसेस जो सिर्फ एक डायरेक्शन में हो रहा हो। मतलब अगर कोई ऐसा प्रोसेस है जो एक डायरेक्शन में चला जा रहा है तो वो कैसा प्रोसेस हो जाएगा? स्पॉन्टेनियस।
और स्पॉन्टेनियस के लिए जो चेंज इन एंट्रोपी है फॉर टोटल फॉर यूनिवर्स इज ग्रेटर देन 0 होगा। मान लो हमारे पास सिस्टम ये है और इसके अगल बगल क्या है, सराउंडिंग है, और हमें एक ऐसा इरिवर्सिबल प्रोसेस चाहिए। हमें एक ऐसा प्रोसेस चाहिए, इरिवर्सिबल प्रोसेस चाहिए। तो हमने ये एज्यूम कर रखा है, हमने ये मान रखा है कि जो सिस्टम है उसका टेम्परेचर है T1 और जो सराउंडिंग है उसका टेम्परेचर है T2। क्लियर है? ये T1 इस तरीके से है, ठीक है। सिस्टम का टेम्परेचर है T1 और सराउंडिंग का टेम्परेचर है T2, और हमने ये एज्यूम कर लिया दैट इज T1 इज ग्रेटर देन T2। ये हमने एज्यूम कर रखा है। तो अगर सिस्टम सराउंडिंग को dq हीट दे देगा तो सराउंडिंग वो हीट सिस्टम को वापस नहीं कर सकता, क्योंकि सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो हायर टेम्परेचर है और सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो कैसा है, वो लोअर टेम्परेचर है। तो हीट वापस तो होगी नहीं, तो ये कैसा प्रोसेस हो जाएगा, इरिवर्सिबल। क्लियर है? तो जब सिस्टम ने सराउंडिंग को हीट दी, मतलब हीट लूज करी बेसिकली, तो जो एंट्रोपी चेंज है सिस्टम के लिए वो कितना आएगा, -dq/T1, हायर टेम्परेचर पर है, ठीक है। एंड एंट्रोपी चेंज फॉर सराउंडिंग कितना होगा, +dq/T2। तो अगर मैं बात करती हूँ टोटल चेंज की, तो वो कितना हो जाएगा, dq कॉमन ले लेते हैं और ये आ जाएगा आपका यही तो आएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका टोटल एंट्रोपी चेंज है दैट विल बी dq 1/T2 - 1/T1। इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, dq = T1 - T2 अपॉन T1 × T2। यही तो होगा। क्लियर है? अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई। अब देखो, अब होगा क्या, जो T1 - T2 है दैट विल बी ग्रेटर देन 0। रीजन, क्योंकि जो T1 है वो T2 से बड़ा है, तो मतलब हमारी जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी। समझ में आया? तो अगर T1 - T2 ग्रेटर देन 0 है तो ये जो पूरा टर्म होगा वो भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो इरिवर्सिबल के केस में जो डेल्टा एस टोटल है उसकी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। और यही डिफरेंस मैं समझाना चाह रही थी कि जब रिवर्सिबल प्रोसेस होता है तो उस समय जो एंट्रोपी चेंज होती है दैट इज इक्वल टू 0, और जब इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है तो जो टोटल एंट्रोपी चेंज होता है दैट इज ग्रेटर देन 0। समझ में आया? क्लियर है? चलिए, यहाँ पर हमें एक ग्राफ गिवन है, ठीक है। मान लो हमारे पास P वर्सेस V का ग्राफ है। ये हो गया आपका स्टेट 1 और ये हो गया आपका स्टेट 2। क्लियर है? कोई गैस है जो इस पाथ से ट्रैवल करते हुए प्रेशर P1 वॉल्यूम V1 और टेम्परेचर T1 से प्रेशर P2 वॉल्यूम V2 टेम्परेचर T2 तक पहुंची। क्लियर है? तो अब हमने क्या देखा कि जो भी गैस है, जो आइडियल गैस है, उसका स्टेट चेंज हुआ। तो अगर स्टेट चेंज हुआ है तो इनिशियली जो रैंडमनेस थी और बाद में जो रैंडमनेस है उसमें भी चेंज आया होगा। यस और नो? दोनों की वैल्यू अलग अलग होगी, क्योंकि जो आपका एंट्रोपी है वो कैसा फंक्शन है, वो स्टेट फंक्शन है। और अगर एंट्रोपी स्टेट फंक्शन है तो वो किस पे डिपेंड करेगा, स्टेट पे डिपेंड करेगा। स्टेट पे डिपेंड करेगा। तो अगर स्टेट में चेंज आ रहा है तो एंट्रोपी में भी ज़रूर चेंज आएगा। लेकिन अगर आप लोग एक चीज़ नोटिस करो तो यहाँ पे टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है। पहले T1 था, बाद में T2 था। सो क्वेश्चन पुट अप होता है कि एंट्रोपी का कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। पहला था डेल्टा S = डेल्टा Q/T। दूसरा था इंटीग्रेशन ऑफ ds इंटीग्रेशन ऑफ dq/T। तो ये फॉर्मूला तो तब एप्लीकेबल था जब टेम्परेचर कांस्टेंट है, और ये फॉर्मूला हर जगह एप्लीकेबल है। मतलब जब टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है।
ये फॉर्मूला तब एप्लीकेबल है जब टेम्परेचर कांस्टेंट है, और ये फॉर्मूला तब एप्लीकेबल है जब टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है। तो अगर आप देखो तो यहाँ टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? ये वाला। इतना क्लियर है? इतना समझ में आ गया? चलिए, तो अगर टेम्परेचर में चेंज आ रहा है तो हमें ये तो पता चल गया कि हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, दैट इज ds इक्वल्स टू dq/T। बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर हीट की वैल्यू नहीं दी हुई है, तो हम क्या करेंगे? प्रॉब्लम ये आती है, यहाँ पे जो ds है इसका जब इंटीग्रेशन करोगे, मतलब s फाइनल टू s इनिशियल, तो ये हमें क्या मिल जाएगा? डेल्टा s। क्लियर है? लेकिन क्वेश्चन में हीट की वैल्यू तो गिवन नहीं है, तो आप करेंगे क्या? सो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, एंड दैट इज अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। इक्वेशन क्या कहती है? डेल्टा U इक्वल्स टू डेल्टा Q प्लस डेल्टा W। और अगर मैं बात कर रही हूँ स्मॉल चेंज की, मतलब जो स्मॉल स्केल पे जो चेंज हो रहा है, उसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, du इक्वल्स टू dq प्लस dw। यहाँ से dq की वैल्यू आ जाएगी, तो dq की कौन सी वैल्यू आएगी? दैट इज du माइनस dw, ये आएगी। क्लियर है? अब इस वैल्यू को उठा के यहाँ पे पुट कर दो, सो डेल्टा s इक्वल्स टू du माइनस dw/T। इतना क्लियर है? इसको मैं रब कर दे रही हूँ, ठीक है? तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा s du/T माइनस dw/T। अब बात फंसती है कि जो इंटरनल एनर्जी है और जो वर्क डन है, इसकी वैल्यू क्या पुट करेंगे? तो मैंने आपको बताया था कि इंटरनल एनर्जी का एक डेफिनेट फॉर्मूला है, एंड दैट इज डेल्टा U इक्वल्स टू NCV डेल्टा T। यस और नो? और वर्क डन का क्या फॉर्मूला बताया था? माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V बताया था। ये वैल्यू उठा के पुट कर दो। N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। CV क्या है? मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। डेल्टा T क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। P क्या है? प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर। और डेल्टा V क्या है? चेंज इन वॉल्यूम। चलो आओ देखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका NCV dt/T माइनस PdV/T। इतना क्लियर है? ठीक है? अब देखो, तो NCV तो आप बाहर ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ dt/T, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, एंड दिस विल बी PdV/T। इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे हम लोग, तो ये आ जाएगा log ET, मतलब फाइनल टू इनिशियल। क्लियर है? अब यहाँ पर इसमें प्रॉब्लम आ रही है। सो अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, PV किसके इक्वल होता है? nRT के। सो यहाँ से प्रेशर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? nRT/V। इस वैल्यू को उठा के यहाँ पे पुट कर दो, तो ये आ जाएगा NCV dt/T प्लस nRT/V एंड dV/T। T से T कैंसिल। क्लियर है? तो ये आ गया आपका डेल्टा S इक्वल्स टू NCV dt/T प्लस nR dV/V। इतना क्लियर है सबको? अब जब हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे, सो NCV log बेस E T T1 to T2 और nR
लॉग बेस ई वी V1 से V2, यही तो होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा NCV। अगर देखो मैं इसे लॉग के टर्म्स में लिखूँ, आपको पता है कि लॉग A माइनस लॉग B क्या होता है, लॉग A बाई B, यही होता है। तो ये क्या हो जाएगा लॉग बेस E T2 माइनस लॉग बेस E T1। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ लॉग बेस E T2 बाई T1। उसी तरीके से यहाँ पे भी आ जाएगा NR लॉग बेस E V2 बाय V1। क्लियर है। सो एंट्रोपी का फाइनल जो फॉर्मूला निकल कर आया दैट इज डेल्टा S इक्वल्स टू NCV लॉग बेस E T2 बाई T1 NR लॉग बेस E V2 बाय V1। बट लॉग बेस E इंटू एक्स की जो वैल्यू होती है ना वो हमें पता भी नहीं है और ना हमें जाननी है, क्योंकि हम जो भी आंसर निकालते हैं वो किसके टर्म्स में निकालते हैं, लॉग बेस 10 के टर्म्स में। तो जो लॉग बेस E x होता है इसको लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है। तो अगर मैं इसे लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करूँ तो कितना आ जाएगा 2.303 NCV log base 10 T2 by T1 plus 2.303 NR log base 10 V2 by V1, and this is your final formula. क्लियर है। अब यही जो हमारा फॉर्मूला निकल कर आया है इससे हम बता सकते हैं कि डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में डिफरेंट फॉर्मूले आ कहाँ से रहे हैं। तो ये जो मैंने कॉन्सेप्ट अभी आपको समझाया ना ये बहुत इंपॉर्टेंट था। ऑल्दो जो नीट वाले स्टूडेंट्स हैं ना वो सिर्फ इस फॉर्मूले को याद रखना, लेकिन जो जेई वाले एस्पिरेंट्स हैं उनको पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से है। क्लियर हो गया। तो अगर मैं बात कर रही हूँ आइसोथर्मल प्रोसेस की, अभी जो हमने एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला पढ़ा दैट इज डेल्टा S 2.303 NCV log base 10 T2 by T1 plus 2.303 NR log base 10 V2 by V1। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब है टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा, डेल्टा T इक्वल्स टू 0। कहने का मतलब है T1 इक्वल्स टू T2, यही तो मतलब हुआ। तो अगर T1 T2 एक दूसरे के इक्वल है तो ये क्या जाएगा लॉग बेस 10 इंटू 1, और लॉग बेस 10 इंटू 1 क्या होता है 0, मतलब ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0। तो इसके लिए जो एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला आएगा दैट इज 2.303 NR लॉग बेस 10 V2 बाय V1, यही तो आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए, तो आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा, सो डेल्टा V इक्वल्स टू 0। अभी हमने एंट्रोपी का फॉर्मूला पढ़ा 2.303 NCV log base 10 T2 by T1 plus 2.303 NR log base 10 V2 by V1, यही तो पढ़ा था। वॉल्यूम कांस्टेंट है मतलब V1 इक्वल्स टू V2, तो ये टर्म क्या हो जाएगा 0, क्योंकि अगर V1 V2 एक दूसरे के इक्वल है तो log base 10 1 आएगा और log base 10 1 कितना होता है 0, तो ये पूरा टर्म ही क्या हो जाएगा 0। तो इसके केस में जो एंट्रोपी चेंज होगा दैट विल बी 2.303 NCV log base 10 T2 by T1। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ कौन से प्रोसेस की, एडियाबैटिक एंड आइसोबारिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में तो कुछ करना ही नहीं है। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है हीट चेंज इक्वल्स टू 0, मतलब डेल्टा Q इक्वल्स टू 0। तो डेल्टा S क्या होता है डेल्टा Q बाई T। अब डेल्टा Q ही 0 है मतलब हीट एक्सचेंज हो ही नहीं रहा है, तो एंट्रोपी चेंज क्या हो जाएगा 0। क्लियर है। नेक्स्ट अगर मैं बात कर रही हूँ आइसोबारिक प्रोसेस की, आइसोबारिक प्रोसेस का मतलब होता है
प्रेशर कांस्टेंट है। प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो चेंज इन प्रेशर की वैल्यू क्या आ रही है? 0। जो हीट गैस को दी जाती है उसकी वैल्यू कितनी होती है कांस्टेंट प्रेशर के केस में? दैट इज डेल्टा Q इक्वल्स टू NCP डेल्टा T। ठीक है, सो डेल्टा S क्या होता है? डेल्टा Q बाई T, दैट इज तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा S NCP dt बाई टी, और dt बाई टी का इंटीग्रेशन कर देंगे तो NCP log बेस E, और इसका इंटीग्रेशन कहाँ से होगा? T1 से T2 तक, तो ये आ जाएगा NCP log बेस E T2 बाय T1। ये आ गया आपका एंट्रोपी चेंज फॉर विच प्रोसेस? आइसोबैरिक प्रोसेस। क्लियर है? और अगर इसे बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो कितना हो जाएगा? डेल्टा S इक्वल्स टू 2.303 NCP log बेस 10 T2 बाय T1। क्लियर है? So this is the different values of entropy change for different thermodynamic process, and this is really very important क्योंकि नीट और जेई अगर दोनों ही एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो आपको प्रोसेस से ही आइडेंटिफाई हो जाएगा कि क्वेश्चन में कौन सा प्रोसेस गिवन है और आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो एंट्रोपी थर्मोडायनामिक्स का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लियर है? उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई है तो आप कमेंट कर सकते हैं। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग एंड गुड बाय।